आगे आने वाले 20-30 साल इंडिया के लिए सबसे बेकार हो सकते हैं, क्योंकि अभी जिस लेवल पर यूएस है उसी लेवल पर चाइना भी आ सकता है। चाइना बिल्कुल या तो यूएस से भी ऊपर निकल जाएगा या बिल्कुल यूएस के आसपास होगा। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो आज जो यूएस हमारे साथ कर रहा है, कल को चाइना वो हमारे साथ करेगा। आज यूएस जो कि हमसे एक बहुत दूर कंट्री है, वो हमारे प्रधानमंत्री से कुछ भी कहती है, लेकिन हम उसे रिटेलिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अभी जितने भी ट्रेड और फैक्चुअल डिटेल है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लें कि हमारे ऊपर क्या खतरा है। आज अगर यूएस का प्रेसिडेंट कुछ इंडिया को करने के लिए कहता है और इंडिया वो नहीं करता, तो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए जाते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री ने यूएस को सपोर्ट नहीं करा तो उनके ऊपर 25% टैरिफ, केवल इसी बात का कि तुमने हमें सपोर्ट नहीं करा है। और इंडिया में सरकार भी गिराई जा सकती है, जैसे कि वर्ल्ड में अलग अलग देशों में अमेरिका सरकार गिराता है। और सोचो जरा, जब यही पावर चाइना के पास होगी तो चाइना क्या करेगा, क्योंकि चाइना को हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट चाहिए, हमारा अरुणाचल प्रदेश चाहिए, हमारा लद्दाख चाहिए, जिसके ऊपर वो पहले से इलीगल तरीके से कब्जा करके बैठे हैं। जिस तरीके से कभी नेहरू साहब ने कहा था कि वो ज़मीन तो ऐसे ही बंजर ज़मीन है, अगर कोई ले भी लेता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे ही कल को दूसरी पार्टी जो भी सत्ता में होगी वो भी बोल देगी कि वो ज़मीन तो ऐसी बंजर ज़मीन है, वहाँ पर कुछ उपजाऊ होता नहीं। अगर चाइना ने ले भी लिया तो क्या हुआ, चाइना वहाँ पर डेवलपमेंट ही करेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आज से ही हम उसकी तैयारी करें। जब यूएस ने अभी कनाडा के ऊपर दबाव बनाया तो कनाडा के पीएम ने कहा कि हमें सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट बनना ही पड़ेगा, और जब तक हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तब तक हमें उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। जैसे कि कभी जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, और जब उन्होंने देखा कि उनकी अब मोनोपोली हो चुकी है, यहाँ तक कि इंडिया के जो स्टेट थे उनके लिए जो आर्मी होती थी वो भी ब्रिटिशर्स प्रोवाइड कराते थे। उनका जो पूरा कोर्ट का सिस्टम होता था या जो भी मैकेनिज्म गवर्नेंस का था वो भी सब ब्रिटिशर्स करके देते थे। वही हालत अब दोबारा से वर्ल्ड की होती जा रही है। अमेरिका तय करता है कि दुनिया के किस हिस्से में क्या होना चाहिए। अमेरिका तय करता है कि भारत किसके साथ कैसा ट्रेड करेगा, नहीं करेगा। अगर भारत उसके साथ वैसा ट्रेड करेगा तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, हम इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, जिससे कि इंडिया को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे हमारे सामने, और इंडिया को वही करना पड़ेगा जो हम करने के लिए कहते हैं। और यही पावर सोचो जरा, अगर चाइना के हाथ में होगी तब क्या करेंगे, क्योंकि चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है, और जब तक हमारी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर होती है तब तक हमारी हालत ऐसी ही रहने वाली है। रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी चौपाई है कि पराधीन सपने सुख नाही, कि जो लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें सपने में भी सुख नहीं मिलता। अब चलो हम पूरे अपने देश के थोड़े डाटा की बात कर लेते हैं। यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड होता है वो 15 से 16 लाख करोड़ का होता है, और यूएस ऐसी कंट्री है जिसके साथ ट्रेड करके इंडिया फायदे में रहता है, मतलब कि ट्रेड सरप्लस में रहता है। इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है। और इंडिया जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है वो जरा सुन लो: आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स एंड जेनरिक मेडिसिन, जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। और मुझे पता है कभी कभी क्या लगता है, यूएस हमसे इस वजह से ये सारे सामान खरीदता है। एक तो देखो क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है, क्वांटिटी, और जबकि उसके जो प्राइस होते हैं वो कम होते हैं, चीप सामान उन्हें मिल जाता है। प्लस इंडिया के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो थोड़े मजबूत हों, जिससे कि इंडिया को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करा जा सके। ये यूएस का पूरा खेल जो कि मुझे समझ में आता है इंडिया के साथ चल रहा है, नहीं तो ये सारे सामान वो दूसरे देशों से भी मंगा सकते हैं। हमारे पास अपना ऐसा कुछ भी इंडिजीनियस नहीं है जिसे कि इंडिया के अलावा कोई और डेवलप ही नहीं कर सकता। और जब तक हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी तो हमारी बात कोई क्यों सुनेगा या हमें तवज्जो क्यों दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इंडिया क्या इंपोर्ट करता है यूएस से: क्रूड ऑयल एंड एलएनजीज, डिफेंस इक्विपमेंट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट, प्लस टेक्नोलॉजी भी आती है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी का हक हमारे पास नहीं होता, वो लोग टेक्नोलॉजी अपनी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अब जो भी एयरक्राफ्ट आ रहा है या डिफेंस के टूल्स आ रहे हैं वो उनकी टेक्नोलॉजी हम तक आई, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को उनकी परमिशन के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते, हम कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, मेडिकल डिवाइसेस, गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि आलमंड, एप्पल्स, पल्सेस, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, मतलब कि हर एक वैल्यूएबल आइटम यूएस से हमारे देश में आता है। और हमारे यहाँ से क्या चीज़ें जाती हैं जो कि उन्हें कहीं से भी बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। अब सुनो कि इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे ज़्यादा जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो हमारे यहाँ आईटी सर्विसेज की है। 65% अप्रॉक्स जो आईटी सर्विसेज इंडिया में रन हो रही हैं वो यूएस की बदौलत हो रही हैं।
इंडिया 90% जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके लिए हम यूएस के ऊपर डिपेंड हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार भी यूएस के ही सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज़ करके ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सारे यूएस के हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल ये सब यूएस के हैं। इनका यूज़ करके ही कोई भी सरकार भी डिटेल हमें देती है। 80 to 85% स्मार्टफोन जो भी उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो या तो iOS होता है या फिर एप्पल होता है। 70% जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अमेजॉन के पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है या फिर गूगल के पास है। क्लाउड मतलब ये होता है जितना भी ये जैसे मैं वीडियो बना के भी डाल रहा हूँ या जितनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सेव होती जा रही तो उनके क्लाउड नेटवर्क्स होते हैं उन पे सेव होती है, बस इतना अभी समझ लो। तो वो सारी भी जो उनके डेटा सेंटर्स हैं, डेटा स्टोर है, वो भी 70% यूएस के पास है। इंडिया के जो बड़े जाइंट हैं TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इनकी जो आधी से ज़्यादा कमाई होती है वो यूएस क्लाइंट्स की वजह से होती है। यूएस कंपनीज हैं वो लार्जेस्ट रिक्रूटर हैं इंडिया की टेकीज का। टेकीज मतलब ज़्यादातर तुम इंजीनियर रिलेटेड देख लो, वो लोग हमारे यहाँ के इंजीनियर्स को इसलिए हायर नहीं करते कि ये लोग बहुत वैल्यूएबल हैं या ऐसा खजाना तो उन्हें दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता जो भारत में है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया की जो लेबर है ना, हाँ वो भी एक लेबर है, टेक्निकल लेबर है, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब टेक्निकल लेबर है। तो ये जो टेक्निकल लेबर है ये बड़े ही सस्ते दामों में मिल जाती है। यूएस के एक इंजीनियर की सैलरी बराबर इंडिया के 5 काम कर लेंगे उतने में, तो उन्हें ज़्यादा वर्कफोर्स मिल जाता है। क्वालिटी इनमें कुछ नहीं होती, वो कंपनी यहाँ से इन्हें ले जाती हैं, 5-6 महीने ट्रेन करती हैं, उसके बाद ये इतना हो पाते कि उस कंपनी में उस पोजीशन पर काम कर सके। तो हमारे यहाँ केवल सस्ता माल बिकता है, चाहे वो इंसानों में हो या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड हो, केवल सस्ते की वजह से उसकी थोड़ी बहुत कद्र हो जाती है। क्वांटिटी भर लो, अगर क्वांटिटी तुम्हें चाहिए तो कहाँ से लाओगे? इंडिया जाओ, वहाँ से पकड़ के ले आओ, 5-6 महीने ट्रेनिंग दो और फिर काम कराओ, और सस्ती सैलरी में वो काम करने के लिए राजी हो भी जाता है। 15 से 20% जो हमारा डिफेंस का इंपोर्ट है वो यूएस से आता है। हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, सर्विलांस सिस्टम और जो इनकी जेट इंजन होते हैं, IRS टेक्नोलॉजी होती है, ड्रोन, स्पेस बेस्ड डिफेंस अटैक होता है, उन सब के लिए हम यूएस के ऊपर डिपेंड हैं। 100% हमारी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, चिप, फैब्रिकेशन टूल्स, ये जितनी सारी चीज़ें जो कि टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं, जो कि कोर ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, जिनके बिना कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिना चिप, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बना ही नहीं सकते हो, वो सारी चीज़ हम ज़्यादातर 100% डिपेंडेंस यूएस के ऊपर है। वो अगर रोक देगा तो हमारी सरकार छोड़ो देश घुटनों पर आ जाएगा। ये बातें सुनने में बेकार लगती हैं कि नहीं आप अंधभक्त या फिर देशभक्त बने हो, लेकिन जरा आंखें खोलकर देखो कि डाटा फैक्ट हमें क्या बता रहे हैं। अब थोड़ी हम इसी के ऊपर चाइना की भी बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका हमसे बड़ा दूर बैठा है, लेकिन चाइना हमारे ऊपर है और सबसे बड़ा दुश्मन आपका पड़ोसी होता है, जो कि चाणक्य नीति कहती है। ओवरऑल ट्रेड रिलेशनशिप, टोटल बायलैटरल ट्रेड 135 से 140 बिलियन डॉलर का। चाइना इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट 85 से 90 बिलियन डॉलर का। यूएस से जो भी हम ट्रेड करते हैं ना वो हमारा सरप्लस में रहता है, उससे हमें फ़ायदा होता है लगभग 40 बिलियन डॉलर के आसपास, और इनसे हम जो करते हैं उसमें 90 बिलियन डॉलर्स का हमें लॉस होता है। अब सोचोगे यार कि इतना घाटा हम सहकर फिर भी चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये जो ट्रेड है का ये जो गेम है ये क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। हमारे देश में सामान बनते ही नहीं है। अब देश को कहो कि देश उठो बनाओ जाके, देश कोई इंसान नहीं है जो कि उठेगा बनाएगा जाके। देश के जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, जो ये 140 करोड़ की आबादी है, ये अगर भूखी नंगी रहेगी तो देश का बंटा धार है, कुछ नहीं होने वाला देश का। जब ये पढ़ी लिखी होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट इसका होगा, जाति धर्म के नाम पे लड़ना जब ये छोड़ देंगे और ये मुद्दे के रिजर्वेशन दे दो जाति के नाम पे, ये सारी चीज़ें जब बंद हो जाएंगी कि इतिहास में तो ऐसा हुआ था, इतिहास में हम भी कभी वो हुआ करते थे, ये जब सारी चीज़ें बंद होंगी, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फोकस करा जाएगा, आइडियोलॉजीज पर ज़्यादा फोकस करा जाएगा, तब किसी देश की तरक्की होती है। और अब ज़माना वो हथियारों वाला नहीं, तलवार भाले लेके कूद पड़ो युद्ध हो रहे हैं, एक बटन दबाई जाती है देश खत्म हो जाते हैं। अब वो सिस्टम आ चुका है। अब वॉर टेक्नोलॉजी के ऊपर होती हैं, जनसंख्या के ऊपर नहीं होती हैं। अब सुनो कि चाइना से हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट, मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, APIs, सोलर पैनल एंड सेल्स, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑटो पार्ट्स। तुम्हें मैं इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा जिससे कि तुम्हारे दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 70 से 75% चाइना से आते हैं। मोबाइल फ़ोन के पार्ट 80% चाइना से आते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ये कहाँ से आते हैं? ये भी चाइना से 70% आते हैं। सोलर पैनल्स 80 से 85%, पावर इक्विपमेंट 40 से 45%, इंडस्ट्रियल मशीनरी 35 से 40%।
अब जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था वो ये है कि ये जो चीज़ें इंडिया से आ रही हैं ना, ये भी एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में आ रही हैं या पार्ट्स होके आ रही हैं। इंडिया में या तो असेंबल होता है या उन्हीं से चीज़ें बनती हैं और हम फिर उन्हें बेच के थोड़ा बहुत, जितनी हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनी चल रही हैं, यहाँ तक कि ये जो बॉट अभी इन्होंने अपना शायद पहला कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में शुरू करी है, लेकिन ज़्यादातर ये पहले स्टेज पे जो भी काम करते रहे, चाइना गए, वहाँ से माल उठाया, अपना लेबल चिपकाया, बेच दिया। इंडिया की 90% इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट है वो इसी तरीके से चल रही है। मैं इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। जितनी इंडिया की जो कंपनी है, जी आप ब्रांड बोल लो, उन्हें कुछ भी बोल लो तुम, वो इसी मॉडल पे काम कर रही हैं कि चाइना में सामान बनता है, वहाँ रोजगार होता है, वहाँ पे फ़ायदा होता है, वहाँ से बस हम उठा के लाते हैं, उसमें अपना चिप्पा चिपकाते हैं और फिर उसे बेच देते हैं। तो उस कंपनी को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, थोड़े बहुत लोगों को रोजगार मिल जाता है, इतने में हम खुश हो जाते हैं। अब सुनो कि इंडिया से चाइना में क्या क्या जाता है। आयरन ओर, कॉटन यार्न, सी फूड, पेट्रोलियम कोक, लो एंड लो वैल्यू केमिकल्स, ये वो चीज़ है जो चाइना में कहीं से भी जा सकती है और चाइना के पास खुद भी अवेलेबल है। अमेरिका में जो हमारी दवाइयाँ ड्रग्स जाती है ना, वो भी चाइना से होके हमारे यहाँ आते वही चली जाती हैं। अब बताओ, ये हालत है हमारी। जिस दिन अगर हम टेक्नोलॉजी में भी चाइना पे डिपेंड हो गए और चाइना इतना पावरफुल हो गया जैसे कि आज अमेरिका है, उस दिन हमारे हाल क्या होंगे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए इंडिजीनियस तौर पर टेक्नोलॉजी डेवलप करना, हार्डवेयर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि हमें क्या डेवलप करना चाहिए। बेसिक लेवल पर आओ। एग्रीकल्चर हमारे पास सेल्फ सस्टेन्ड है, मतलब कि जितनी हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है वो हो जाता है। ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान जो भी हो वो इंडिया में होना चाहिए, इंडिया में बनना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास नेचुरल ऑयल रिजर्व्स इतने ज़्यादा है नहीं कि सस्टेन कर सके, लेकिन हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास सोलर एनर्जी बहुत अच्छी खासी है। हम क्यों नहीं उसका यूज़ करते हैं? हमारे पास वाटर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, हाइड्रोलॉजिकल जो एनर्जी है उसका यूज़ हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हालांकि इनिशियल कॉस्ट पर उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आज हम शिफ्ट नहीं करेंगे तो कल केवल इन बड़े बड़े देशों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे और हमारे देश को ये लोग ऐसी, कोई कहीं से छीनेगा, कोई कहीं से छीनेगा, देश टूट जाएगा। देश बचाना है तो हमें अपनी जनता को, अपने आवाम को हमें थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा। और जितनी चीज़ें देश की खपत में आती हैं, मतलब कि जितनी चीज़ों का देश कंजप्शन करता है, वो सारी चीज़ें इंडिया में बननी चाहिए। मेरी केवल इतनी ही एक गुजारिश है इस देश से। हमारे देश में जो भी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट की साइट्स हो गई, या उसके अलावा हम बेसिक लेवल पर जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, एनर्जी सोर्सेज हो गए, वो सारी चीज़ें अगर हमारे पास एक तरीका नहीं है कि हमारे पास चलो ऑयल वगैरह नहीं है, हम दूसरे तरीके पे अभी से शिफ्ट होने लगे और उन टेक्नोलॉजीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा काम करें जिन पे कि हम ज़्यादा दूसरे देशों पर डिपेंड हैं। हम जब अपनी डिपेंडेंस ख़त्म कर देंगे ना, हमें किसी के ऊपर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ सफिशिएंट बनना, सेल्फ रिलायंट बनना, ये हमारी नीड है, ये हमारी चॉइस नहीं है, हमारी वांट नहीं है, ये हमारी नीड बन चुकी है। अगर देश को बेहतर बनाना चाहो तो मेरी बात समझो। और वो पता कैसे बनेगी? जब हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करने का मतलब ये बेसिक लेवल पर साइंस टेक बच्चों को आती नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है ही नहीं है, और वो बेसिक स्कूल लेवल से ही डेवलप करा जाना चाहिए। फिर नहीं होता कि कॉलेज में जाकर हो जाएगा। अगर छोटे लेवल पर ही साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, साइंस की अच्छी समझ होगी, टेक्नोलॉजी की समझ होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और वो जो जिम्मेदारी है वो देश के नागरिकों की और इस देश की सरकार की भी है। हमारे यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा सिस्टम मैंने देखा है। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं उन्हें तो समाज में बड़ी हीन नज़रों से देखा जाता है कि अरे ये तो किताबी ज्ञान है, ये तो रट्टू होता है। चलो मैं कुछ हद तक ये मान भी लेता हूँ कि कहीं कहीं पर ऐसा होता भी है, लेकिन आगे बढ़ने का जरिया तभी है जब आप एजुकेशन के रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। इस देश में गवार होना सेलिब्रेट करा जाता है, और जिस देश में गवार होना सेलिब्रेट करा जाता हो वो देश बर्बाद होकर ही रहेगा। जिस देश में रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ना सही माना जाता हो उस देश में सिविक सेंस नहीं आ सकता। अगर हमें सिविक सेंस डेवलप करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ये ड्यूटी है, ये सिखाना पड़ेगा। अगर हमें इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आगे लेकर के जाना है तो हमें एजुकेशन को रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। नहीं तो फ्री की स्कीमें चलती रहेंगी, जनता मूर्ख बनती रहेगी, सरकारें भी कुछ समय के लिए आती जाती रहेंगी, और सभी जितनी पार्टियां सभी एक जैसे हैं, कोई किसी से कम नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं।
देश हमारा है, हमें सोचना पड़ेगा।